शुरुआत में आप लोग क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर आपको वहीं पढ़ने की आदत है, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, जिसमें इस तरह की न्यूज़ आती हैं। हमारे वहाँ चोरी होगी, चोर मंगलसूत्र लेके भाग गया, शुक्ला जी की बेबी तिवारी जी के लौंडे के साथ भाग गई। इस तरह की न्यूज़ पढ़ने में मजा आता होगा आपको। पहले पंजाब केसरी में पेज नंबर 11 लास्ट से दूसरे तीसरे पेज खोलते हो, मेरे को पता क्यों खोलते हो। तो इस तरह की न्यूज़ पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको सर द हिंदू पढ़ना पड़ेगा, बोरिंग न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी। लेकिन बिलीव मी, अगर आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है, बिलीव मी। बट वो सब होगा, उसके लिए टाइम लगेगा, वो मजा आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। याद रखना, किसी चीज को बार बार करोगे ना तो एक सेचुरेशन लेवल आ जाता है उसमें, कि जब आपको वो मजा आने लगेगा, ठीक है ना। अब छोटा बच्चा है ना, उसको थप्पड़ मारो कि बेटा तूने ये गलती कर दी, उसको थप्पड़ मारो। शुरुआत में तो आपको गुस्सा करेगा, अरे मार दिया यार, कैसे मार दिया। थप्पड़ मारो, ढीठ हो जाएगा एक लेवल के बाद। फिर तो एक थप्पड़ मारोगे ना, दूसरा गाल आगे करेगा, ले मार, मैं दोबारा गलती करूंगा। सेम आप लोग भी ढीठ बन जाओगे कुछ लेवल, कुछ टाइम के बाद, कि जब आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आप कहोगे अरे सर बस थक गए आप, इकोनॉमी पार्ट 3 कराया, आज पार्ट 4 भी कराओ। तो ढीठ बन जाओगे, तो वो ढीठ बनने में टाइम लगेगा। तो ढीठ बनो, जिद्दी बनो सर, बच्चे की तरह जिद्दी भी। आज तो मेरे को यार एनसीईआरटी कवर करनी है एट एनी हाउ, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो हम लोग कल वाला फटाफट से रिकैप करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने कल बताया था कि हम लोगों ने दो तरह के मेजर्स होते हैं आरबीआई के क्रेडिट को कंट्रोल करने के। पहले होते हैं क्वांटिटेटिव, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिलेटेड टू द क्वांटम, दैट इज किस अमाउंट में क्रेडिट दिया जा रहा है, ठीक है, लोन का अमाउंट कितना, थ्रू विच आरबीआई कंट्रोल्स टोटल क्वांटम ऑफ क्रेडिट, दैट इज लोन गिवन बाय द बैंक्स। तो उसमें पहला मेजर है आपका सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। एज इट क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, यू बैंक हैव टू रिजर्व सम मनी विद आरबीआई। बैंक को कुछ पैसा रिजर्व रखना है, किसके पास, आरबीआई के पास रखना है, ओके। दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड एज रिजर्व विद द आरबीआई। सपोज करो सीआरआर आपका 4% है, तो ये 4% किसका होगा, एनडीटीएल का, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्या बैंक को इसके ऊपर कोई ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, कि आरबीआई के पास पैसे रखे हैं उसने? नहीं सर, बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा फॉर मेंटेनिंग द सीआरआर विद आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई जब सीआरआर को डिक्रीज करेगा, यानी सीआरआर कम कर दिया है, सीआरआर कम करने का मतलब क्या है, कि अभी बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसे रिजर्व रखने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक के पास ज्यादा पैसे रह गए। बैंक के पास ज्यादा पैसे रह गए, इसका मतलब क्या है, बैंक ज्यादा लोन दे सकता है ना। When RBI decrease the CRR, it means bank have more money to lend, which is known as policy of credit liberalization। लिबरल हो गया आरबीआई, उदार हो गया, ठीक है, पैसे दे रहा है, कोई नहीं बेटा तुम रख लो, रिजर्व मेरे को कम दो, ओके। और जब आरबीआई रिजर्व सीआरआर इंक्रीज कर देगा, कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर देगा, व्हाट डज इट मीन, इट मींस बैंक हैज लेस मनी टू लैंड, इट मींस पॉलिसी ऑफ क्रेडिट स्क्वीज, क्रेडिट स्क्वीज कर लिया, यानी कि अभी लोन ज्यादा नहीं दे सकता बैंक, ओके। ये देख सकते हो सर, जैसे 1,000 रुपए बंदे ने जमा कराए बैंक के पास, अगर सीआरआर 4% है तो बैंक के पास 960 रुपए रहे और बाकी 40 रुपए इसने जमा करा दिए आरबीआई के पास, ओके। दिस इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो, ओके। उसके बाद आती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब है कि बैंक को कुछ अमाउंट लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ताकि कल को सपोज करो दिवाला निकलने वाला हो, ठीक है ना, तो वो लिक्विड एसेट्स को बेच के फटाफट उसको कैश में कन्वर्ट कर ले। समझे मेरी बात? तो बैंक शुड कीप अ फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स लाइक गोल्ड हो सकता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं रेप्यूटेड कंपनीज के, ठीक है। एसएलआर का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस बी प्लस एस डिवाइडेड बाय एल, दैट इज कैश इन हैंड प्लस करंट बैलेंस विद अदर बैंक, जिसको वॉल्ट कैश भी बोलते हैं, ओके। सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और एल मींस लायबिलिटीज, यानी बैंक की कितनी लायबिलिटी है, यानी देनदारी कितनी है, ठीक है। क्या बैंक को इस पे पैसा मिलता है, ब्याज मिलती है? बिल्कुल सर मिलती है। जाहिर सी बात है, आप जाओगे बैंक में, आप कहोगे कि सर मेरे को बैंक भैया मेरे को ये 1 किलो सोना रिजर्व रखना है आपके पास,
तो बैंक भैया कहेंगे ठीक है बेटा सोना रिजर्व रख दे और मेरे से ये 1 करोड़ रुपए ले जा अपने सोने के, ठीक है, और आपको उसकी ब्याज देनी पड़ेगी बैंक को। समझे मेरी बात? सिंपल सा है यार। आपके आपके मम्मी पापा वगैरह भी फाइनेंस पे पैसे लेते होंगे या लोन वोन लेते होंगे, है ना? समझे सर कि ऊपर से जा रहे हैं? समझ रहे हैं, ठीक है। तो सीआरआर के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता सर, एसएलआर के ऊपर इंटरेस्ट होता है। ओके, तो एसएलआर इज नॉट, एक चीज ध्यान रखनी है, एसएलआर बैंक अपने पास रखता है, आरबीआई के पास नहीं रखता। एसएलआर इज नॉट केप्ट विद आरबीआई बट विद द बैंक देमसेल्व्स। ओके, हाँ ठीक है, जैसा कि देख सकते हो आप। उसके बाद हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी करी थी जिसमें रेपो रेट पड़ा था। रेपो मींस रीपरचेज ऑप्शन, रीपरचेज यानी दोबारा से परचेज करेगा क्या बैंक, क्या परचेज करेगा दोबारा से? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। किससे परचेज करेगा? आरबीआई से करेगा। इसका पर्पस क्या होता है? लिक्विडिटी इंजेक्ट करना। बैंक को पैसे चाहिए एट ए टाइम, बैंक किससे पैसे मांगेगा, किससे भीख मांगेगा? आरबीआई से। आरबीआई आरबीआई भैया एक काम करो, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ले लो मेरे से, ठीक है, और बदले में मेरे को पैसे दे दो और मैं आपको इसका ब्याज दूंगा इतने परसेंट, ठीक है, जो भी डिसाइड होगा रेपो रेट जो आरबीआई ने कर रखा होगा उस टाइम, ठीक है। एम क्या है? इंजेक्ट लिक्विडिटी, क्योंकि आरबीआई के पास आरबीआई जब पैसे देगा तो पैसे बैंक के पास आएंगे और बैंक आगे फर्दर लोन देगा, तो इससे क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी। लिक्विडिटी माने कैश। ओके, टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी एंड एसबीआई वांट्स फॉर शॉर्ट टर्म फ्रॉम एसबीआई, दैट इज मिनिमम 7 दिन का रेपो रेट होता है और मैक्सिमम 14 दिन का। ओके, एंड एंड इन दैट एग्रीमेंट एसबीआई प्लेज, एसबीआई एक प्लेज करेगी एग्रीमेंट में दैट आई विल रीपरचेज दी सिक्योरिटीज फ्रॉम आरबीआई विद 4.40 इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोलते हैं। दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट परमानेंट सोल्ड। याद है ना हमने परमानेंटली सोल्ड किस में होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेपो रेट में होती है, रिवर्स रेपो रेट में होती है, एमएसएफ में होती है या ओपन मार्केट ऑपरेशन में होती है? जल्दी से बताएंगे फटाफट। ओएमओज में होती है परमानेंटली सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और रेपो रेट में, रिवर्स रेपो में, और वेरी गुड यार, वेरी गुड पाजी, ओपन मार्केट ऑपरेशन में। बंदे ने बहुत सही जवाब दिया, 3 बंदों ने, बहुत ही अच्छी बात है। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि पता चलेगा कि आपके दिमाग में कितनी बात गई है और कितनी नहीं गई। इससे आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी किस तरह की क्वेश्चन फ्रेमिंग करता है। ओके, उसके बाद यहाँ एक चीज नोट करने वाली बात है, जो इसमें रेपो रेट में जो सिक्योरिटी देता है बैंक आरबीआई को, इसमें बैंक एसएलआर वाले कोटे की गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देगा। ये चीज ध्यान रखना, बैंक कैन नॉट यूज एसएलआर कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर रेपो रेट। ओके, तो देख सकते हो सर, रेपो रेट एग्रीमेंट की वजह से क्या होता है? मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, रिवर्स रेपो रेट में, रिवर्स माने एब्जॉर्ब करना, रेपो मींस रेपो में होती है इंजेक्ट लिक्विडिटी, रिवर्स माने एब्जॉर्ब करना, उसका उल्टा। ओके, और हमेशा ये चीज याद रखनी है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। ओके, इसमें भी वही बात, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर नॉट परमानेंटली सोल्ड। ओके, its aim is to decrease the market liquidity, as it mentioned its aim is to absorb the liquidity। okay, उसके बाद आता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। याद है ना, वो कल बताया था कि आप मार्जिन पे खड़े हो, ये गिरने के लिए खड़े हो, यहाँ पे मार्जिन पे खड़े हो, ठीक है, बार बार खड़े होगे तो आपको बचाएगा बंदा। और आप बचा कौन रहा है? आरबीआई। किसको बचा रहा है? बैंक को बचा रहा है। बैंक क्योंकि कहाँ पे खड़ा है? मार्जिन पे खड़ा है। उसको थप्पड़ लगाएगा लेकिन, कि भाई तू मार्जिन पे बार बार क्यों जाता है यहाँ कूदने के लिए, मरने के लिए खाई में क्यों जाता है? तो इसलिए वो थप्पड़ के रूप में उसको क्या पेनल्टी लगाएगा? उसको ये पेनल्टी लगाएगा कि भाई जो रेपो रेट चल रहा है ना, उससे 1% अब तूने ज्यादा ब्याज देनी है। समझे? तो एमएसएफ इज बेसिकली अ पिनल रेट, पेनल्टी लगती है भाई, पेनल्टी, ठीक है, याद रखना दिमाग में। एमएसएफ इज अ रेट एट व्हिच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे, उसके बदले फंड लेंगे, ठीक है, एट 1% हायर देन द ऑनगोइंग रेपो रेट। जो रेपो रेट चल रहा होगा उससे 1% ज्यादा। एंड एमएसएफ रेट इज रेपो रेट प्लस 1%। ये दिमाग में डाल लेना सर। आगे चलते हैं सर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था सर, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स होते हैं सर, इट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वी विल लेट यू नो व्हाट इज दिस। इसमें परमानेंटली सील हो जाते हैं, है ना, कल बताया था आरबीआई द्वारा, ठीक है। आरबीआई कैरिड द ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू कमर्शियल बैंक्स एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विद द
पब्लिक। मैंने आपको बताया था कि आरबीआई पब्लिक को डायरेक्टली सेल नहीं करती, आरबीआई बैंक को सेल करती है, और बैंक आगे फर्दर किसको देता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारे जैसे लोगों को, ठीक है, आम जनता को देता है। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिल्ट एज सिक्योरिटीज बोलते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे जब यानी महंगाई हो रही होगी उस वक्त आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बेच देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब बेचेगा तो इसका मतलब क्या है? यानी कि जब आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनता को दी और जनता ने गवर्नमेंट को सॉरी आरबीआई को पैसे दिए, जब आरबीआई के पास पैसे आ गए तो उसका मतलब क्या हुआ? जनता ने सारे पैसे उधर दे दिए, यानी जनता के पास पैसे कम रह गए। अब जनता खर्चा कम करेगी, डिमांड कम करेगी, तो उसका मतलब क्या हुआ? एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी, यानी मार्केट में जितना पैसा था वो आरबीआई ने एब्जॉर्ब कर लिया। ये पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे सर, ध्यान रखना कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा तो उससे क्या होगा? इट एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी। और जब आरबीआई खरीदेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो इसका मकसद क्या होगा? टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी। ट्रेजरी बिल्स मैम अभी करवा रहे हैं, बोल तो रहा हूं मैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये देखो आ तो गई, ये देखो ट्रेजरी बिल्स अभी आ गया। सब्र नहीं करते बच्चों में ना, बड़ी उत्सुकता रहती है, हाय ये भी बता दो, ये भी बता दो। बोला तो है सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने, लेकिन सब्र नहीं है, उत्सुकता ज्यादा ही है, एक्साइटमेंट ज्यादा ही है, ये भी जान ले वो भी। बहुत अच्छी बात है, आप में जानने की जिज्ञासा है, लेकिन आई विल मेक यू श्योर दिस थिंग कि आपको कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब एक महीने बाद ना, अब से जैसे हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, एक महीने बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे कि आपने कोई नई चीज पढ़ी है। ओके, तो घबराना नहीं है मैम, आपने आपको हर चीज बताई जाएगी, बस थोड़ा सा सब्र करना है आपने, है ना। वो छोटा बच्चा पैदा होता है, कल बताया था ना, उसको दूध पिलाते हैं शुरुआत में, एकदम से उसके मुंह में पिज्जा नहीं ठूस देंगे, है ना, कि ले बेटा चिकन पिज्जा खा, तू सेहत बना, आज ही सेहत बना लेनी है तूने, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे। उसके बाद सर आ गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में बच्चे जानना चाह रहे थे, जिसको गिल्ट एज सिक्योरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं सर, इसका रीजन बताया जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, नाम से क्लियर है, इट इज इशूड बाय अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इशू करती है टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट, यानी गवर्नमेंट किसके, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करता है, ठीक है, टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि उसको पैसे चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं कि हाँ यार जब मेरे पे पैसे आएंगे तो मैं आपको क्या कहते हैं, ये सिक्योरिटी, क्या कहते हैं, आपके पैसे वापस लौटा दूंगा, ठीक है। होता क्या है सर, आपको पता है गवर्नमेंट खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, सड़कें वड़कें बनाती है, टनल बनाती है, बड़े बड़े डैम बनाती है, तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट के पास दो तरह से पैसे आते हैं, ठीक है, एक तो टैक्सेस से टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है, और दूसरे कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करके, ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है तो कैसे करती है? अब सपोज करो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी और बदले में बैंकों ने गवर्नमेंट को क्या दिया? पैसा दिया, ठीक है, रोकड़ा दिया, और गवर्नमेंट ने वादा किया कि भाई, आप कहोगे कि सर लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना क्यों चाहेंगे, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे, गवर्नमेंट कहेगी कि भाई एक काम है, मैं आपको ना 10% ब्याज दे दूंगी, मैं आप मेरी सिक्योरिटी खरीदो, मैं आपको 10% ब्याज दूंगी। सपोज करो एक बंदे ने 1 लाख रुपए जमा कराए, ठीक है, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सपोज करो मेच्योरिटी पीरियड है एक साल का। मेच्योरिटी पीरियड समझते हो? लोन की अवधि होने का मेच्योरिटी पीरियड। आपके पापा ने लोन लिया होगा तो उसका टाइम होगा ना, 5 साल में आपको लोन के पैसे चुकाने हैं, समझते हो मेच्योरिटी पीरियड? मैं जो बोल रहा हूँ कान में जा रहा है? जा रहा है, सभी के जा रहा है ना, उंगलियां काम करती हैं आपकी, ऐसे वो लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे लगे हो तो टिक टिक करने, है ना, साथ के साथ फटाफट जवाब दिया करो, ठीक है। सपोज करो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली, गवर्नमेंट, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, 1 लाख रुपए आपके पास गवर्नमेंट के चले गए, ठीक है। अब गवर्नमेंट आपको हर महीने ब्याज देगी, ठीक है। आपने कहा कि अरे यार गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो इन्वेस्ट करना बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे 10% ब्याज मिल रही है, ठीक है, और मार्केट में मैं और कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वहां पे सिर्फ 5% मिल रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट इस तरह से निकालती है, क्या कहते हैं, अपने तरीके की, गवर्नमेंट किस तरह से सिक्योरिटी बेचे और इससे किस तरह से उसके पास पैसे हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मेन मकसद क्या है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट बाय द गवर्नमेंट टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से उसको पैसा चाहिए, ओके, क्रिएटेड एंड इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस
ऑफ रेजिंग पब्लिक लोन और एनी अदर पर्पस, कोई भी पर्पस हो सकता है उसको, किसी भी पर्पस, एज मे नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट एंड हैविंग वन ऑफ द फॉर्म्स मेंशन्ड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट। या तो वो ऑफिशियल गैजेट होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इस पर्पस के लिए चाहिए, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी चीज मेंशन होगी उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। उसमें आपको इतना ज्यादा गहराई में नहीं जाना, आपको बस इतना समझना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी किस लिए होती है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है इसलिए होती है, ठीक है। और दो तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है उसको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम का होता है, ठीक है। 3 तरह की होते हैं ट्रेजरी बिल्स। 91 डेज का मैच्योरिटी पीरियड होता है, जिसमें 182 डेज का और 364 का, ये डबल कर लोगे ना, 91 का डबल 182, 182 का डबल 364, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल समझ में आ गया, कौन सी मैम पूछ रहे थे, अवनीत कौर ढालीवाल जी, समझ आ गया आपको। ट्रेजरी बिल कौन से होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड, होती गवर्नमेंट सिक्योरिटी है लेकिन उनको ट्रेजरी बिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है, यानी कि 91 डेज, 182 डेज, 364, 91 का डबल 182, 182 का डबल 364, ओके। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी वालों को ट्रेजरी बिल बोलते हैं, ओके, क्लियर है सर। आगे चलते हैं सर, उसके बाद आती है सर आपकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं, डेटेड सिक्योरिटी भी बोलते हैं। तो आपसे पूछ लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितनी तरह की होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2 तरह की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वाली को बोलते हैं हम ट्रेजरी बिल, लॉन्ग टर्म वाली को बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं, डेटेड सिक्योरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मेच्योरिटी पीरियड 5, 10, 15 साल एटसेट्रा, ठीक है। सेंट्रल अब इशू कौन करता है, आपको बताया था मैंने 3 सरकारें होती हैं, 3 टायर सिस्टम है, 3 सरकारें नहीं होती, 3 टायर सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, याद है ना, कल बताया था, सेंट्रल, स्टेट और तीसरी कौन सी, लोकल लेवल, ठीक है। लोकल लेवल आपके वहां पे भी होगी, गांव में रहते हो तो पंचायत होगी, सिटी में रहते हो तो म्यूनिसिपैलिटी होगी, ओके। तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सी गवर्नमेंट इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है या स्टेट गवर्नमेंट इशू कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकती है, यानी ट्रेजरी बिल्स भी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी, ठीक है। यानी ट्रेजरी बिल यानी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी भी इशू कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि जो लॉन्ग टर्म वाली है जिसको बॉन्ड्स बोलते हैं और डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ, यहाँ ओनली पे देखो हाईलाइट किया हुआ है, इसलिए क्योंकि इसी को मॉडिफाई करके एग्जामिनर आपका बेवकूफ बनाएगा, दैट स्टेट गवर्नमेंट इशू ओनली बॉन्ड्स एंड डेटेड सिक्योरिटी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दे सकती है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी नहीं देगी, ठीक है, इशू कर सकती, जिसको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के नाम से भी जाना जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है सिक्योरिटी जो कि लॉन्ग टर्म की होती है, उसको एसडीएल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है। ये था सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दोबारा से एक बार फटाफट से बता देता हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट किस लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, अपनी सिक्योरिटी क्या होता है वो बताया था ना, एक तरह से पर्चा सा होता है, ये इस तरह से पर्चा सा होता है, ये इस तरह से पर्चा सा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है, जैसे 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पर्चा है, ठीक है, इसी तरह से होता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पर्पस क्या होता है, वो पर्चा दिया, उसके बदले में पैसे आपसे एंट्री ली मतलब रख लिया आपके पैसे, तो सपोज करो 2 लाख रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 2 लाख रुपए ली, और बदले में गवर्नमेंट आपको ब्याज देगी हर महीने, सपोज करो 10% ब्याज मिलेगा, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में मेंशन है कि भाई 10% ब्याज देंगे हम आपको, हर महीने आपके घर में 10,000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, आप भी खुश है, ठीक है भाई 10,000 रुपए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल का मेच्योरिटी पीरियड हुआ तो वो होगी लॉन्ग टर्म। अगर हुआ शॉर्ट टर्म का कि किसी बंदे ने कहा कि यार मैं 1 लाख रुपए 5 साल के लिए नहीं फंसा सकता, मैं शॉर्ट टर्म के लिए फंसा सकता हूँ, तो वो कौन सी लेगा, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी सिक्योरिटी इशू कर सकती है, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म भी, और स्टेट गवर्नमेंट कौन सी इशू करेगी, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जिसको एसडीएल भी बोलते हैं, दैट इज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं, ओके। अब बताओ सर, नहीं समझ आया हो तो कुछ बताओ सर। मैम ये समझ में आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लियर हो गया, तो आगे चलें हम। ओके ओके, तो क्लियर 2 तरह का होता है, एक तो होता है कि सर क्लियर हो गया मतलब दिमाग में से बिल्कुल ही निकल गया, और एक होता है क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो आई होप समझ आने वाला क्लियर होगा सर। लॉन्ग टर्म सर मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जिसका दूसरा नाम गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी है और डेटेड सिक्योरिटी भी बोलते हैं, ओके। इसका टाइम पीरियड बड़ा होता है इसलिए लॉन्ग टर्म है ना, एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम,
और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म भी इशू कर सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म भी कर सकती है। ठीक है, बस यही है छोटी सी बात, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा समझने का। इतना ही पढ़ना है, कहीं ज्यादा R&D करने बैठो ला भाई आज तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैं देखता हूँ गूगल में क्या लिखा हुआ है। भाई साहब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यूपीएससी इज लाइक अ सी। यूपीएससी एक समुद्र है, जितना पानी निकालोगे उतना कम है, तो जितना बताया जा रहा है उतना करो। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा करवानी होगी देन आई लेट यू नो। ठीक है, एंड नो नीड टू पैनिक, जस्ट बी रिलैक्स, स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, मेरे को पता है ग्रुप्स में कर रहे होंगे, अरे भाई ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, आरबीआई के चाचे के लड़के का नाम क्या था, आरबीआई के मासी के लड़के का नाम क्या था, इतना ज्यादा नहीं घुसना, जितना बताया है उतना ही घुसो। ठीक है, यूपीएससी में 70-80% बच्चे इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते बिकॉज दे गैदर सो मच इंफॉर्मेशन, अंट शंट इंफॉर्मेशन। भाई साहब प्रेसिडेंट की बुआ की लड़की एमपी बनी थी झारखंड में, ये फैक्ट्स याद कर रहे हैं। वो फलानी कमेटीज भी जो सी इंपॉर्टेंट होती है वही याद करनी होती है। ठीक है, आप याद रखना, आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, यूपीएससी इज कंसेप्चुअल थिंग। ओके, अगर आप चपड़ासी का पेपर दे रहे होते फिर मैं आपको कहता कि हाँ यार ये सब चीजें याद रख लो, भारत की राजधानी दिल्ली है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा कब स्थापित हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, तो ये फुद्दू से जो से फैक्ट्स होते हैं ये तभी आपको पढ़ने चाहिए जब आपको क्या कहते हैं चपड़ासी का पेपर देना है। तो प्लीज मेक श्योर, चपड़ासी का तो नहीं देना आप में से किसी ने पेपर, यूपीएससी के ही हो ना सारे एस्पिरेंट्स, या कोई है गलती से? नो सर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेनिफिट्स क्या हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर हम लेंगे तो उसके बेनिफिट क्या है? देखो सर, सबसे मेन चीज क्या है, पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एसेट्स। यार सबको पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ है। ठीक है, फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशली कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक पे जाओगे ना, बैंकों में जाओगे तो वो आपको कहेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो सर पैसा, अच्छा ब्याज मिलेगा। दूसरा सर सेफ इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के साइन हुए हैं भाई साहब, कोई भी ले लेगा बंदा आपसे। ठीक है, जीरो इनकम डिफॉल्ट, ये नहीं कि गवर्नमेंट कल को दौड़ देगी आपको, है ना, कि आपको पैसे नहीं देगी, जीरो इनकम डिफॉल्ट। ठीक है, कोई ये नहीं कि भाई आपके साथ ब्लफ हो जाएगा। हाई रेट ऑफ रिटर्न, ब्याज ज्यादा मिलती है सर। सेंट परसेंट लिक्विडिटी, आप किसी को भी बेच दोगे ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इजीली फटाफट इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, याद रखना ये बात। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ 3, 4 एंड 5 फीचर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज नोन एज गिल्ट एज सिक्योरिटी। याद है मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिल्ट एज सिक्योरिटी क्यों कहते हैं, या हम आपको बताएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज आल्सो नोन एज गिल्ट एज सिक्योरिटी। गिल्ट एज सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपको गिल्ट नहीं होगा मन में। क्या गिल्ट, हिंदी में भी गिल्ट को गिल्टी बोलते हैं। वो कई बार सारा दिन पढ़ाई ना करो तो गिल्ट होता है ना मन में, हाय यार आज पढ़ाई नहीं की, हाय यार आज घूमने चले गए, ऐसा होता है, गिल्ट आता है मन में कि नहीं आता? ऐसा, हाँ पश्चाताप, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पश्चाताप नहीं होगा आपको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने का पश्चाताप नहीं होगा कि 3, 4 और 5 फीचर की वजह से कि जीरो इनकम डिफॉल्ट है। भाई ये नहीं कि आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए, हाई रेट ऑफ रिटर्न है, इतना बढ़िया ब्याज भी मिल रहा है, और 100% लिक्विडिटी, इन 3 फीचर्स की वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिल्ट एज सिक्योरिटी कहते हैं। ओके, ठीक है सर, आगे चलते हैं सर फटाफट। उसके बाद आता है सर आपका बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है सर? बैंक रेट क्या होता है देखेंगे सर। अगर सपोज करो सर, याद है मैंने आरबी, सपोज करो बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए तो वो किस रेट पे मांगेगा आरबीआई से पैसे? रेपो रेट के ऊपर। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ। याद हो अभी आपको मैंने बताया था, शॉर्ट टर्म के लिए है ये। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, रिवर्स रेपो रेट भी शॉर्ट टर्म के लिए है, ध्यान रखना। और एमएसएफ भी किसके लिए है? शॉर्ट टर्म के लिए, लिखा हुआ ना ओवरनाइट फंड्स। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए। अब बैंक रेट क्या है? अब सपोज करो बैंक कह रहा है कि भाई आरबीआई भैया मेरे को तो पैसे चाहिए, और लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ये नहीं कि तू 7 दिन बाद थप्पड़ मार के मेरे से पैसे ले ले, ऐसे ही वो चीज नहीं चलेगी। मेरे को थोड़े दिन के लिए दे भाई, मेरे को करना है अपना लोगों के लोन वोन उतारने, लोगों के पैसे वैसे देने, जो भी करना है उसको बैंक को। ठीक है,
सपोज इफ एसबीआई वांट्स मनी फॉर लॉन्ग टर्म फ्रॉम आरबीआई, द इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर फिर बैंक आरबीआई कहेगा कि भाई एक काम कर, फिर इस पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा ना, जो तू ब्याज मेरे को देगा, वो वाली नहीं लगेगी जो रेपो रेट के दौरान लगती है, इसमें नई तरह की इंटरेस्ट रेट लगेगी। तो फिर बैंक कहेगा तो भैया कौन सी इंटरेस्ट रेट लगेगी, फिर आरबीआई कहेगा भैया उस पे लगेगा बैंक रेट। ठीक है, जो उस पे ब्याज है ना, उसका नाम दिया हुआ है बैंक रेट। दैट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन सच लॉन्ग टर्म लोन्स इज नोन एज बैंक रेट। जो लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर ब्याज लगेगी उसको बैंक रेट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। शॉर्ट टर्म वाले लोन के ऊपर जो ब्याज लगेगी उसको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ भी बोलते हैं, मार्जिन सेंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है उसको बोलते हैं सर, लॉन्ग टर्म की ब्याज को बोलते हैं बैंक रेट। दैट इज इफ एसबीआई वांट्स मनी फॉर अ लॉन्ग टर्म फ्रॉम आरबीआई, द इंटरेस्ट रेट ऑन सच लॉन्ग टर्म लोन्स इज नोन एज बैंक रेट। ओके, नॉट बैंक नॉट गिव एनी कोलेटरल और एनी सिक्योरिटी और मॉर्टगेज एसेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कह रहा है, अब सपोज करो सर आप बैंक में जाते हो, बैंक में लोन लेने जाते हो, तो कुछ रखवाता है ना आपका गिरवी, घर के कागजात रखवाता है, या बाइक के कागजात, या गाड़ी के कागजात, या आपकी दुकान के कागजात, कुछ गिरवी रखवाता है। ऐसा तो नहीं कि आप सुंदर हो, स्मार्ट हो, चश्मा वश्मा पहन के गए हो तो बैंक आपको 5 लाख का लोन दे देगा, ऐसा तो नहीं होता। कुछ रखवाता है गिरवी। हेलो, कैन यू हियर मी? बैंक कुछ गिरवी रखवाता है आपसे, याद है ना आपको? कभी गए हो पापा के साथ, मम्मी के साथ, किसी का, मूवीज में भी देखा हो, कुछ गिरवी रखवाता है ना। तो वो जो गिरवी रखवाता है ना, उन उन सामान को क्या बोलते हैं, कोलेटरल, और इसको मोर्टगेज एसेट्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो वो कह रहा है कि बैंक को आरबीआई से पैसे मांगने के लिए कोई इस तरह के एसेट्स देने की जरूरत नहीं है, कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखेंगे। बैंक्स नॉट गिव एनी कोलेटरल, दैट इज एनी सिक्योरिटी और मोर्टगेज एसेट, याद रखना। अभी आजकल के दिनों में बैंक रेट को किस लिए यूज किया जा रहा है, नॉट अ मेन टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई ये मेन टूल नहीं है बैंक रेट। ठीक है, याद रखना ये बात। पेपर में पूछ सकता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टूल यूज करता है। यू कैन से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, वो भी आपको बताएंगे किस तरह से। बट बैंक रेट ज्यादा यूज नहीं होता, याद रखेंगे। बैंक रेट लिंक विद पेनल रेट्स, दैट इज अगर सपोज करो बैंक रेट अगर सपोज करो 6% चल रहा है, तो उसमें पेनल्टी लगा देंगे, सपोज 3%, 2%, 4%, वो आरबीआई की मर्जी है। तो बैंक रेट किस लिए यूज करते हैं कि इसको लिंक कर देते हैं जितने भी पेनल्टी रेट्स लगते हैं बैंक के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक एमएसएफ बताया। ओके, तो इन्फ्लेशन जब होगी, यानी महंगाई जब होगी, तो आरबीआई बढ़ाएगा या घटाएगा? जाहिर सी बात है, बढ़ाएगा बैंक रेट। क्यों बढ़ाएगा? एनीवन? आरबीआई बैंक रेट क्यों बढ़ाएगा इन्फ्लेशन के टाइम में? जाहिर सी बात है ना, महंगाई हो रही है। महंगाई होने का कारण क्या है? लोगों के पास पैसे ज्यादा है। छोले भटूरे वाला एग्जांपल याद रखना है। लोगों के पास पैसे ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, दिन में 3-3 टाइम छोले भटूरे खा रहे हैं, अपने दोस्तों को भी लेके आ रहे हैं कि भाई साहब पुन्नू लाल हलवाई के छोले भटूरे जिसने नहीं खाया ना, उसने भाई साहब मनुष्य योनि में पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया। ठीक है, इस तरह से लोगों में आप माउथ कन्वेंसिंग कर रहे हो पुन्नू लाल हलवाई की, और दबा के छोले भटूरे खा रहे हो। 6-6 छोले भटूरे खा के वहां कुत्ते की तरह पड़े हो घर में, और फिर याद कर रहे हो अरे यार इकोनॉमिक्स भी पढ़नी थी, वो बैंक रेट क्या था। ऐसा होता है ना, कई बार होता है, ऐसा होता है। आपका दोस्त बुलाता है आपको खाना खाने पे, और वहां बना हुआ 4 किलो मटन, और आप 4 किलो का 4 किलो मटन खा जाते हो, और वहीं कुत्ते की तरह पड़ जाते हो घर आके, और कहते हैं आज दिन में सो जाता हूँ, रात में पढ़ाई करूंगा। और रात में जब रात होती है, फिर बंदा कहता है अरे यार अब रात होगी, एक काम करता हूँ सुबह उठ के पढ़ूंगा 4 बजे, एकदम ताजा ताजा दिमाग होता है उस टाइम, भाई साहब दिमाग में सब कुछ चला जाएगा, और सुबह 4 बजे नींद ही नहीं खुलती। सुबह बंदा कहता है नहीं यार एक काम करता हूँ सुबह 9 बजे से। तो इंसान ना अपने मन के अनुकूल काम करता है। तो इस तरह से अपना बेवकूफ मत बनाए। ठीक है, 3-3 घंटे का स्लॉट बना लें, दिन में 3 घंटे पढ़ना है, रात में 3 घंटे पढ़ना है। ठीक है, एकदम इकट्ठे पढ़ोगे ना 6 घंटे 7 घंटे एक ही दिन पढ़ पाओगे, अगले दिन नहीं पढ़ोगे, अगले दिन बोरियत महसूस हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन 7 घंटे पढ़ लिया ना, एकदम मन में ना एक अहंकार आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, अरे भाई आज तो मैं 7 घंटे पढ़ लिया, मैं तो आते जाते के थप्पड़ मार रहा हूँ। भाई तेरे को पता है इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई क्या करती है? बैंक में लड़ रहे हो तुम लोग, इस तरह की कई बार ईगो आ जाती है। चश्मा लगा के बैंक में जा रहे हो कि मैनेजर साहब के सीधा दफ्तर में घुस गए, सर आपको पता है एसएलआर कितना चल रहा है, इस टाइम इन्फ्लेशन चल रही है और आप दबा के लोन दे रहे हो, पता भी है आपको? भाई साहब बैंक मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड को बुला के ठुकवाएगा। ठीक है, और पीछे राम प्यारी सुझा देगा आपकी। तो इसलिए आपको याद रखनी है ये चीजें, कभी भी घमंड नहीं डालना नॉलेज का।
और नॉलेज वहीं अच्छी होती है जो धीरे धीरे आए, है ना। ये छोटी सी बात याद रखनी है। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जिम जाते हैं, जिम आप में से कोई जिम जाता है? जिम नाम की चीज होती है, पता है? जिम जाते हो ना तो आपको, आप जाओगे तो ट्रेनर आपको कहेगा भाई ये डब्बा खा ले, डब्बा। डब्बा समझते हो? डब्बा, वो प्रोटीन का डब्बा आता है, बॉडी बिल्डर खाते हैं, बॉडी शॉडी बनाने के लिए प्रोटीन होता है उसमें, ठीक है। अब 3 तरह के इंसान होते हैं सर। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ये आपकी लाइफ में भी काम आएगी और इसमें भी काम आएगी। 3 तरह के इंसान होते हैं सर। पहला इंसान, और ये तो खा रहा है सर, दूध केला खा रहा है, ये जिम जाता है, डेली जाता है, लेकिन ये डेली जाता है। मेन बात क्या है, ये डेली जाता है और दूध केला खाता है। दूसरा इंसान है, इसको ट्रेनर ने एक डब्बा दे दिया, प्रोटीन का इतना बड़ा डब्बा दे दिया कि भाई ये सुबह पानी में घोल के पीना है, रात को दूध में घोल के पीना है, तो ये तू खा। और तीसरा इंसान है, इसने कहा कि भाई मेरे को तो आज ही जॉन इब्राहिम बनना है, मेरे को तो ऐसे 6 पैक एब्स दिखाने हैं, तोतिया रंग की जाली वाली बनान पहननी है मैंने, और बाहर घूमना है जो रिक्शे वालों ने पहनी होती है। शौक होगा भाई का, भाई ने कोई पिक्चर देखी होगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, तो भाई को ट्रेनर ने कहा कि भाई रातों रात बनानी है। कह रहा हाँ भाई रातों रात बनानी है। उसने कहा कि भाई एक काम कर, फिर तो तू टीके ठुकवा ले। टीका समझते हो? इंजेक्शन, स्टीरॉयड के इंजेक्शन, समझते हो सर? तो इसने भाई साहब क्या किए, इंजेक्शन ठुकवा लिए, ठीक है। अब बॉडी जल्दी किसकी बनेगी, दूध केले वाले की बनेगी या डब्बे वाले की बनेगी, या जिसने टीके ठुकवाए हैं उसकी बनेगी? बताओ जल्दी किसकी बनेगी फटाफट? इंजेक्शन वाले की बनेगी, है ना। सिंपल सी बात है, इंजेक्शन वाले की बनेगी। लेकिन अब इस बात का आंसर दो कि लंबे समय तक बॉडी हेल्दी किसकी रहेगी? लंबे समय तक कौन चलेगा, टीके वाला, डब्बे वाला, या दूध केले वाला? दूध केले वाला ना, जाहिर सी बात है ना। उसके लॉन्ग टर्म तक रहेगा, उसकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, नंबर 1। तो इसलिए कहते हैं शॉर्ट टर्म वाली चीज ज्यादा देर नहीं टिकती है। आप वो कि भाई साहब आज ही 8 घंटे पढ़ लेती हूँ मैं, 10 घंटे पढ़ लेती हूँ, फटाफट करने की कोशिश करोगे, भाई साहब रीडिंग नहीं करनी है आपको। रीडिंग के साथ वो कहते हैं ना, माँ बाप कहते हैं पढ़ो बेटा पढ़ो। पढ़ना का इंग्लिश क्या होती है? रीडिंग। खाली रीड नहीं करना, पढ़ने के साथ सर क्या जरूरी है? पढ़ने के साथ जरूरी है अंडरस्टैंडिंग, यानी समझना है। आपने अपनी बाइबल पढ़ ली फटाफट, अच्छा ये होता है, ये होता है, इंसान को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पढ़ ली, सिर्फ पढ़ ली। लेकिन जो आपके अपोस्टल वगैरह होते हैं, ये लोग अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो जब पढ़ने के साथ साथ समझ जब जुड़ जाती है ना, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाती है सर? ये बनती है नॉलेज। यानी रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग बनती है नॉलेज, ठीक है। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि मैंने भी पढ़ ली बाइबल, तो पढ़ लिया आपने, 10 बार पढ़ी है, लेकिन आपने समझी नहीं है। और जब समझ लोगे, जब अंडरस्टैंड कर लोगे, तब वो चीज क्या बन जाएगी? नॉलेज। सिमिलरली आपका पढ़ाई के साथ भी ऐसा ही है। जब आप समझना शुरू करोगे ना कि हाँ यार ये बैंक रेट होता क्यों है, अच्छा ये बैंक रेट ज्यादा क्यों है, ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। अच्छा वो किस लिए, वो शॉर्ट टर्म है, ठीक है। अच्छा ये बैंक को क्या कोई एसेट्स देने पड़ते हैं? नहीं, बैंक को नहीं देने पड़ते। क्या हम लोगों को देने पड़ते हैं? हाँ हमें देने पड़ते हैं। आरबीआई इसको यूज कहाँ करता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। अभी यूज हो रहा है इन्फ्लेशन में? नहीं, अभी मेन टूल नहीं है, ठीक है। और बैंक रेट को किसके साथ जोड़ते हैं? पेनल्टी रेट्स के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई इसको बढ़ाएगा घटाएगा? इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई किस वजह से बढ़ती है? लोग डिमांड करते हैं, ठीक है। या तो डिमांड करें, 2 तरह की महंगाई होती है, या तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। या तो लोग डिमांड कर रहे हैं, इस वजह से रेट ज्यादा बढ़ गया, या तो लोग दुकानदार के मन में लालच आ गया और उसने दाम बढ़ा दिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। वो हम करेंगे इन्फ्लेशन जब हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो अभी हम डिमांड पुल के लॉजिक से समझ रहे हैं। जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है तो सर लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। उसका रीजन क्या होता है? लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है। तो आरबीआई का काम क्या है? उस लिक्विडिटी को, यानी उस पैसे को मार्केट से कम करना है। उसको कम कैसे करेगी कि बैंक के लोनों की जो ब्याज है वो ज्यादा कर देगी, समझे मेरी बात। और जब महंगे लोन मिलेंगे, ठीक है, आपको कहेगी भाई 20% ब्याज देनी पड़ेगी बैंक, तभी आपको लोन मिलेगा। तो आप कहोगे छोड़ यार रहने दे, 20% ब्याज कौन निकालेगा, अगर मैंने नहीं दिए तो ये जो मेरे घर के पेपर्स हैं, जो मेरे मोर्टगेज एसेट्स हैं, ये जो लिखवाए थे यहाँ पे कोलेटरल या मोर्टगेज एसेट्स हैं जो मैंने गिरवी रखे हुए हैं, ये तो भाई सब ले जाएंगे बैंक वाले, थप्पड़ थप्पड़ मार के गली में बेइज्जती मेरी अलग होगी, है ना। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई इंक्रीज कर देगा बैंक रेट, ठीक है, जिससे लोग लोन वोन लेने कम
कर देंगे और जिससे डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी। और डिफ्लेशन के टाइम में यानी मंदी के टाइम में यानी एकदम सुनसानियत छाई हुई है जैसे अभी कोरोना के टाइम पे आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा। हाँ, तो अभी बताओ सर, कुछ ना समझ में आया हो? आगे चलें? बताइए सर। मैम चलें आगे? देवी जी ओके ओके ओके, बस बता दिया करो सर, कोई समझ आए ना समझ आए कुछ बता दिया करो, है ना? ठीक है, देखो सर, सिक्योरिटीज बेनिफिट रिपीट करना। अरे चीज खत्म भी होगी फिर दोबारा पूछ रहा हूँ। बताया तो था, पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं, मतलब सबको पता है कि हाँ यार गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ होती है, ठीक है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। जीरो इनकम डिफॉल्ट है भाई, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली, ये नहीं कि गवर्नमेंट लेने से मना कर दे कल को कि यार मैं नहीं लेती तेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मेरा भी गुंजाइश नहीं है, मैं नहीं देती तेरे को पैसे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके चले जाना, आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, इवन किसी को बेच भी सकते हो। जीरो इनकम डिफॉल्ट है, हाई रेट ऑफ रिटर्न है भाई, सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है, 100% लिक्विडिटी यानी इजिली कन्वर्टेबल हो जाती है कैश में। और इन तीन चीजों की वजह से यानी 3, 4 और 5 फीचर की वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलते हैं। गिल्ट एज मींस आपको कोई गिला नहीं होगा, कोई गिल्टी नहीं होगी, कोई पश्चाताप नहीं होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके मैंने गलती कर दी है। आई होप इट इज क्लियर नाउ मिस रुमानी। आगे चलें? आगे चलें सर? ओके ठीक है। सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा? सेंट्रल बैंक जल्दी से बता दो, हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आरबीआई। शुक्र है अल्लाह का। और जिन्होंने नहीं दिया इसका आंसर और जिनको नहीं पता, घर में बैठे चुपचाप अपने मुंह पे थप्पड़ मार लो, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं स्क्रीन में हाथ डाल के नहीं मार सकता। सेंट्रल बैंक यार, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई डिसाइड करता है कमर्शियल बैंक को किस रेट पे लोन देना है, उसको तो बोलते हैं बैंक रेट, जो कि अभी हमने पढ़ा। यानी जब आरबीआई बैंकों को लोन देगा और किस ब्याज पे देगा, उसको तो बोलते हैं बैंक रेट। और बैंक आगे किस रेट पे जनता को लोन देंगे, उसको बोलते हैं बेस रेट। याद रखना सर, दोबारा गौर फरमाइए। आरबीआई जो बैंकों को लोन देगा, जो मैंने अभी बताया ना, बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए आरबीआई से, तो उस रेट जो ब्याज की दर तय होगी उसको तो बोलेंगे बैंक रेट। और जो बैंक हमारे जैसे लोगों को, आम जनता को लोन देने के लिए जो रेट डिसाइड करेगा, वो बैंक अपने आप डिसाइड करते हैं, वो भी आपको बताएंगे जब बैंकिंग सिस्टम हम करेंगे, तो उसको बोलते हैं सर बेस रेट। जैसे कि लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक डिसाइड्स द रेट टू लेंड टू द कमर्शियल बैंक, दैट इज नोन एज बैंक रेट, एंड व्हेन कमर्शियल बैंक्स डिसाइड द रेट टू लेंड टू द पब्लिक, इट इज नोन एज बेस रेट। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। ये सर अब छोटा सा चार्ट है, ये आपको याद करना है। ये अभी हमारे टूल्स हो चुके हैं, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, ठीक है। अब इसको आरबीआई कब यूज करता है, कैसे यूज करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, क्या सिस्टम होता है, ये आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि इसी से प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए सर, बड़े दिमाग कान नाक खोल लीजिए अपने। जी, तो मैंने आपको बताया कि डियर मनी पॉलिसी कब यूज करता है, यानी पैसा महंगा हो गया। पैसा कब महंगा होगा, पैसा आरबीआई कब महंगा करेगा, जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई के टाइम पे। और चीप मनी पॉलिसी कब यूज करेगा आरबीआई, टू फाइट डिफ्लेशन यानी मंदी के टाइम में। ओके, याद रखना है, ये सिंपल सी बात। नाउ अब कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर है, जब महंगाई चल रही होगी यानी डियर मनी पॉलिसी है, तो उस टाइम आरबीआई इसको इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? जाहिर सी बात है इंक्रीज करेगा सीआरआर को, कि भाई सब महंगाई चल रही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोगों के पास पैसा कम करना है हमने, ये नहीं कि दबा के लोन देने हैं, ठीक है ना? तो इसलिए बैंकों का ज्यादा पैसा आरबीआई क्या करेगा, अपने पास रख लेगा, ताकि बैंक ज्यादा लोन ना दें, ठीक है ना? तो इसलिए सीआरआर भी इंक्रीज करेगा, एसएलआर भी डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन चीप मनी पॉलिसी कब यूज करेगा, डिफ्लेशन में। अभी मंदी चल रही है, अभी कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग मार्केट में नहीं जा रहे,
एकदम मंदी छाई पड़ी है, ऐसा ही छाया हुआ ना मंदी का माहौल। आपके यहाँ दुकानें सुननी होगी या जा रहे हो लहंगे चोलियां खरीदने, जीन्स पैंटे खरीदने जा रहे हो क्या? मार्केट में माहौल ठंडा ही है ना, ज्यादा तेजी तो नहीं आई अभी, है ना, मंदी सी चल रही है, वो पहले वाली बात नहीं है अभी, है ना। तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करेगा, उस टाइम बुरा हाल है ना मार्केट का, हाँ, उस टाइम अभी आरबीआई अभी क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, सीआरआर डिक्रीज कर देगा, एसएलआर डिक्रीज कर देगा, ताकि बैंक के पास ज्यादा पैसा हो। बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो बैंक लोन देगा, लोन देगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो मार्केट में धक्के खाएंगे, लहंगा चोलियां सिलवाएंगे, जीन्से लेंगे, कपड़े लेंगे, गाड़ियां लेंगे, वगैरह वगैरह, जो मर्जी चीज लेंगे, ठीक है। सिमिलरली ओपन मार्केट ऑपरेशन में याद है सिक्योरिटी सेल होती है, परमानेंटली सेल होती है या टेम्परेरी सेल होती है, जल्दी से बताइए। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई परमानेंटली सेल करता है सिक्योरिटीज या टेम्परेरी, जल्दी से, परमानेंटली, वेरी गुड, ठीक है। तो डियर मनी पॉलिसी होगी, जब महंगाई होगी तो आरबीआई सिक्योरिटी बेचेगा, ताकि सिक्योरिटी बेच के मार्केट से पैसा अपने पास रख ले, और जब चीप मनी पॉलिसी होगी यानी मंदी होगी तब आरबीआई सिक्योरिटीज लेगा और बदले में पैसा देगा। समझे मेरी बात? ये लॉजिक आपने याद रखने हैं सर, समझ आ रहा है साथ के साथ? कोई रिपीट करना होगा तो बता देना, ये समझ आ रहा है सर साथ के साथ? ये नहीं कि मन करा तो रिपीट कर दो कि चल यार बैठे हुए हैं वेले, सर रिपीट कर दो एक बार। समझ आ रहा है ना साथ के साथ? ओके। रेपो रेट सर इन्फ्लेशन के टाइम में यानी महंगाई के टाइम में हम इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे? रेपो रेट भी इंक्रीज करेंगे, जाहिर सी बात है, और डिफ्लेशन के टाइम पे डिक्रीज करेंगे। रिवर्स रेपो रेट की वैल्यू जो होती है रेपो रेट के साथ लिंकअप करती है, लिंकअप होती है, ठीक है। इसको इंक्रीज डिक्रीज इंडिपेंडेंटली नहीं करते, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। डिफ्लेशन के टाइम में भी इसकी वैल्यू रेपो रेट के साथ लिंकअप होती है, हेंस वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इंडिपेंडेंटली। उसके बाद बैंक रेट आ गया, बैंक रेट महंगाई के टाइम पे इंक्रीज करेंगे और मंदी के टाइम पे डिक्रीज करेंगे, ठीक है सर। ये छोटा सा चार्ट था, ये आपको रटना पड़ेगा। रटना क्या, समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर समझ आ जाएगा कि आपको चीज समझ आई है कि नहीं। गुड आफ्टरनून जी भाई साहब, बड़ी जल्दी गुड आफ्टरनून कर रहे हो आप। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सॉरी करने की जरूरत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताओ कि ये समझ में आ गया बच्चा लोग, ये समझ में आया किस तरह टूल्स काम करते हैं आरबीआई के? ये सारे क्या है, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हैं। इसमें कुछ नहीं समझ आया तो बताइए, तो फिर आगे मैं क्वेश्चन रेज करता हूँ सर। एक बार बता दी, अरे सर कमाल करते हो सर। सर बताया गया, फिफ्थ पॉइंट रिपीट, रिवर्स रेपो का बताया था सर। रिवर्स रेपो की वैल्यू रेपो रेट पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। जब रेपो रेट इंक्रीज होगा तो वो रिवर्स रेपो रेट ही होगा, याद रखना, ठीक है ना। इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इंक्रीज होने का मतलब क्या है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करना चाहता है आरबीआई या एब्जॉर्ब करना चाहता है, जल्दी से बताओ। रेपो रेट, देखो ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन, रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया, इसका मतलब है कि बैंक को ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी आरबीआई को पैसे लेने की। तो वो रेपो रेट कब बढ़ा है, उसका मकसद क्या है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करवाना है या एब्जॉर्ब करवाना है? एब्जॉर्ब कराना है, वेरी गुड यार रविशा, वेरी गुड मनीष, एब्जॉर्ब करवाना है ना, कि बैंक ही मना कर देगा, अरे यार इतनी ब्याज देनी पड़ेगी, मैं रहने देता हूँ, ठीक है, पैसे नहीं लेता आरबीआई से, ठीक है। तो जब इंक्रीज हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्स रेपो रेट होगा, और जब डिक्रीज होगा तो वो रेपो रेट होगा, याद रखना, ठीक है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट का मकसद क्या था, टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी। अब बताइए सर, और कोई पॉइंट हो बताओ जल्दी से, कोई पॉइंट पूछना हो बताइए सर, फिर आगे चलें, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो तो आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन ध्यान से पहले देखेंगे, जब तक मैं क्वेश्चन पूरा डिक्टेट नहीं कर दूंगा उससे पहले कोई आंसर नहीं देगा, ध्यान देना सर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई माने लिक्विडिटी, इनमें से क्या चीज होगी कि मार्केट में मनी सप्लाई, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, याद रखना। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक बाय आरबीआई,
कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेगा पब्लिक से, उससे क्या मनी सप्लाई बढ़ जाएगी? ओके। दूसरा ऑप्शन क्या है? डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक। ओके। तीसरा है सर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट उधार मांग रही है किससे? आरबीआई से। ठीक है। और चौथा है सर सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय आरबीआई। ध्यान से लॉजिक लगाओ और इसका आंसर दो जल्दी से फटाफट। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी तैयार है, ध्यान से लॉजिक लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज मनी सप्लाई इकोनॉमी में किसकी वजह से बढ़ेगी? आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनता से ले लिया और बदले में क्या करेगा? देखो दिमाग लगाओ। बढ़ानी है, मनी सप्लाई बढ़ानी है। आंसर आ रहे हैं ए 1 बी। ओके आगे। मनी सप्लाई बढ़ानी है सर, बढ़ानी है। देखो आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलो आपको बताते हैं सर, बड़े अजीब अजीब आंसर आ रहे हैं। चलो देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखो। चार ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन देखो, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक बाय आरबीआई। परचेज करी है आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि ये आरबीआई है, ये बैंक है या पब्लिक कह लो। ये बैंक ने इसको क्या दी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक ने किसको दी? आरबीआई को दी। तो बदले में आरबीआई क्या देगा? आरबीआई पैसा देगा। और जब पैसा आएगा बैंक के पास तो बैंक आगे फर्दर क्या देगा? बैंक जनता को लोन देगा, यानी तो मनी सप्लाई इसमें बढ़ेगी ना, जाहिर सी बात है। तो पहला ऑप्शन हमारा है ठीक, यानी पहला ऑप्शन है सही, यानी इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। अब पहला ऑप्शन किस में है? 1 में है और सी में है, यानी इसका आंसर डी तो होगा नहीं भाई, ना ही इसका आंसर होगा बी। कॉमन सेंस यूज करो। तो आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करना है तीसरा, बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को बोरो जब पैसे करने होते हैं ना आरबीआई से, गवर्नमेंट क्या देती है? आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है कि आरबीआई भाई मेरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ले और मेरे को तू क्या दे दे? मेरे को दे दे तू पैसे। और आरबीआई किससे मांगेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी? आरबीआई बैंक से मांगेगा। ठीक है, आरबीआई बैंक से मांगेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और बैंक भी अपने पैसे दे देगा इसको। ठीक है, और फर्दर जनता भी। तो सारों के पैसे जाएंगे ना, पहले पब्लिक के पैसे बैंक के पास गए और बैंक के पैसे आरबीआई के पास गए। ठीक है, तो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी आई और आपने पैसे किसको दे दिए? गवर्नमेंट को दे दिए। तो गवर्नमेंट के पास पैसे चले गए, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? बताओ, अब तो बता दो यार। देखो मैंने दो ऑप्शन आपको दे दिए, ए और सी में से अब बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, ए होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने आंसर देना है, इस तरह से आपने एलिमिनेट करना है कि आप देख सकते हो सर चौथा आंसर हो नहीं सकता, और सर पहला आंसर है तो पहला जिसमें है, दूसरा और चौथा देखने की तो जरूरत ही नहीं है, आपको दिमाग खपाई करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बट मेक दिस थिंग श्योर कि आपको श्योर हो कि हाँ यार ये जो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ ये सही लॉजिक है। ठीक है, तो ये समझ आया सर? ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरह हमने सॉल्व किया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चा लोग? बच्चा लोग इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ आया ना? बराबर समझ आया कि क्या लॉजिक लगाया? इसमें कोई ऑप्शन में कोई डाउट तो नहीं है? फिर भी हम दूसरा चौथा ऑप्शन देख लेते हैं आपकी नॉलेज के लिए। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय आरबीआई। सेल कर रहा है आरबीआई, सेल कर रहा है आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी है भाई। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी है बैंक को, तो बैंक से क्या लेगा? पैसे लेगा। तो यानी कि मनी सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई है, यानी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो गई है। ठीक है,
चौथा ऑप्शन तो कैंसिल है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, कमर्शियल बैंक में पब्लिक पैसे डिपॉजिट करवा रही है, यानी जनता पैसे नहीं खर्च रही है, यानी पैसे डिपॉजिट करा रही है बैंकों में। तो जब पैसे ही नहीं होंगे जनता के पास तो खर्चा क्या करेगी, समझे मेरी बात। तो इसलिए मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी उसमें भी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। सो सेकंड ऑप्शन देखते हैं सर, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सर। ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी मत करना, जब तक मैं कहूंगा नहीं आंसर मत देना, टेक योर टाइम, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरबीआई एक्ट एज बैंकर बैंक, आरबीआई बैंकों का बैंक है, इसका मतलब क्या है कि अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद आरबीआई, कि बैंक जो है वो आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट जमा करते हैं। ओके, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सर, आरबीआई लेंड्स फंड टू द कमर्शियल बैंक इन द टाइम ऑफ नीड, आरबीआई बैंकों को पैसे देता है जब उनको जरूरत पड़ती है। ओके, क्या ये बात सच है। और तीसरी बात कहता है कि आरबीआई एडवाइसेस कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स, यानी कि जब किसी बैंक को कोई मॉनेटरी रिलेटेड यानी पैसों से रिलेटेड कोई मैटर की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई एडवाइस करता है। तो इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है इस संदर्भ में कि आरबीआई बैंकों का भी बैंक है, बताएंगे सर। ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3 एंड डी 1, 2 and 3, बताइए सर, टेक योर टाइम, ध्यान से समझ के देना, जल्दबाजी मत करना, बहुत ही कॉमन सेंस यूज करनी है आपने। सब चीज आपको पढ़ाई जा चुकी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इट मीन्स कहीं गड़बड़ी है, अगर नहीं आंसर दे पा रहे तो सोचिए सर जल्दी से। आरबीआई एक्ट एज बैंकर्स बैंक, इसका मतलब क्या है कि सारे बैंक जितने भी हैं आरबीआई में डिपॉजिट जमा करवाते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, क्या आरबीआई फंड्स देता है कमर्शियल बैंक्स को जब उसको जरूरत होती है। और तीसरा ऑप्शन है, आरबीआई क्या एडवाइस करता है मॉनेटरी मैटर्स पे कमर्शियल बैंक्स को। तो आंसर आ रहे हैं हमारे पास डी, बी, ए, सी भी बोल दो भाई, कोई सी रह गया। एनीवन, और बाकी बच्चे सो रहे हो या क्या कर रहे हो भाई। ओके, ए डी में ज्यादा दौड़ चल रही है। बी, ओके, क्योंकि सागर ने बी बोला तो इसलिए सभी बी बोलेंगे। ओके, सो ओके, वेरी गुड, बी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर बी नहीं है। ना ही इसका आंसर बी है, ना ही इसका आंसर सी है, ना ही इसका आंसर ए है। इट्स करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। सर देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, आपने अपनी गलती से समझना है, आपने उससे सीख लेनी है, ठीक है। आपने मन में ये नहीं रखना कि यार मैंने गलत आंसर दिया है उसका ज्यादा सही हो गया, नहीं। आप ये देखो कि यहाँ गलती हो जाएगी तो चल जाएगा, लेकिन वहां नहीं गलती होनी चाहिए, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या था कि आरबीआई एक्ट करता है बैंकों का बैंक है, इसका मतलब क्या है, अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद आरबीआई। सीआरआर भूल गए तुम, कैश रिजर्व रेशो, जो बैंक जमा करते हैं आरबीआई के पास, भूल गए, भूल गए। कैश रिजर्व रेशो याद है, 4 साल पहले 10 साल पहले बताया था तुम्हें, भूल गए क्या, बोलो, हाथों पे मेहंदी लगी हुई है, यस नो बताओ। याद है, शुक्र है अल्लाह का, है ना। तो अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद आरबीआई, यस सर, इन अ फॉर्म ऑफ सीआरआर। तो पहला ऑप्शन है हमारा ठीक। दूसरा ऑप्शन, एसबी आरबीआई लोन वोन देता है सर जब जरूरत होती है कमर्शियल बैंक को, भी आपने पढ़ा है कितने सारे रेट पड़े हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एमएसएफ। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। आरबीआई एडवाइस करता है मॉनेटरी मैटर पे, हाँ सर करता है, आप देखना कभी न्यूज में
लिखा होता है, कई बार आया होता है, न्यूज आई होती है कि आरबीआई ने इस मैटर पे एडवाइस दी है कि बैंकों को बैंक रेट बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, ठीक है, तो एडवाइस देता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। बड़े बेसिक से क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करनी है और थोड़ा सा दिमाग अलर्ट रखना है आपको लेक्चर में। जहां सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए सर मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, लेक्चर के टाइम पे दिमाग, कान, नाक, हाथ, मुंह पूरा खोल के रखो, ठीक है। क्योंकि मेरा ये तो है नहीं कि 2-2 घंटे का लेक्चर ले रहा हूँ कि आप बोर हो रहे हो। ऐसा तो नहीं है बोर हो जाते हो लेक्चर में या ऊपर से निकल रहा है, ऐसा कुछ है क्या कि समझ नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है, बराबर समझ आ रहा है? बोर बोर तो नहीं हो रहे भाई? अंजलि देवी जी कह रही है बिल्कुल नहीं। तो मेरा मकसद है कि आपको मैं पढ़ाई इस तरह से कराऊं कि एक एंजॉयमेंट लगे, ना कि सिरदर्दी लगे। प्रेशर नहीं लेना कभी जिंदगी में, याद रखना, प्रेशर तो लेना ही नहीं, ठीक है। कि एकदम प्रेशर ले लिया भाई, हाय ये इकोनॉमिक्स कैसे होगी, आरबीआई कौन है, क्या चीज है, इस तरह से प्रेशर लेके पढ़ोगे जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं होगी। और इस तरह से कई बच्चे होते हैं कि मम्मी ने कहा है तो पढ़ रहे हैं या पापा ने कहा तो पढ़ रहे हैं, अदरवाइज अपने अंदर से नहीं। भाई साहब, जब तक अपने अंदर से इंटरेस्ट नहीं जागेगा ना, तब तक नहीं होगा क्लियर। सर इसके आंसर काउंटिंग में, आई मीन ऑप्शन में नहीं है, जैसे एबीसीडी लाइक काउंटिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सर, इसको हम कैसे देख सकते हैं, आप भी बता सकते हो? यार इसमें तो कुछ ऐसा मतलब कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। स्टेटमेंट दी हुई है 1, 2, 3, ठीक है, आपको इसमें से चूज करना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ओनली 2 एंड 3 है, 1 एंड 2 है, 1 एंड 3 है, 1, 2 एंड 3 है। इसमें तो कुछ कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, है ना। ये तो बड़ी सिंपल चीज है यार। सर आरबीआई किससे एडवाइस लेता है? आरबीआई एडवाइस नहीं लेता, आरबीआई को गवर्नमेंट एडवाइस देती है कुछ भी, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे बताएंगे। दो तरह के मैटर्स होते हैं, मॉनेटरी मैटर्स में आरबीआई खुद देता है, ठीक है। आरबीआई में आरबीआई गवर्नर बैठा है, ठीक है, एडवाइस देने के लिए। आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर सारे मिल बांट के एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। याद है, बताया था आपको आरबीआई के बारे में। गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर होता है, ओके। सर आई मीन 1 एंड 3 इसका मतलब पूछ रहा हूँ। इसका मतलब क्या मतलब, समझा नहीं मैं। ये ऑप्शन पूछा हुआ है कि क्या है। सी क्वेश्चन कह रहा है, सी स्टेटमेंट बोल रही, सी ऑप्शन बोल रहा है कि क्या इसका आंसर 1 और 3 है, क्या क्या 1 और 3 करेक्ट है क्या, इसका मतलब ये है भाई। ऐसा ये यही पूछना चाह रहे हो आप? इसमें यार क्या मुश्किल है यार, कमाल करते हो यार। ये तो बहुत सिंपल उसमें दिया हुआ है कि 3 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको चूज करना है इन तीनों में से कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन दे रखे हैं कि वो कह रहा है कि क्या 2 और तीसरी करेक्ट है, क्या पहली और दूसरी करेक्ट है, क्या पहली और तीसरी करेक्ट है, क्या तीनों ही करेक्ट है। सिंपल सा, इसमें तो कोई यार, तो बड़ा घटिया सवाल पूछा है। घर में बैठे बैठे थप्पड़ लगा लो अपने मुंह पे। ऐसे सवाल, वाहियात सवाल पूछने की जरूरत भी कैसे हुई? इतने इंटेलिजेंट बनते हो यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो मेरा इंसानियत पर से दिमाग विश्वास उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन ही पूछने, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई लोग, देखो देखो मेरी बात सुनो। एक तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ कि आज हमें एनसीईआरटी कवर करनी है, आज हमें क्लास का होमवर्क खत्म करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलो। एकदम से ये नहीं कि आज ही मैं इकोनॉमिस्ट बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलो। और किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। जितना ज्यादा बताओगे उतना ज्यादा प्रेशर और ज्यादा क्रिएट होता रहेगा, ठीक है। और पढ़ाई कभी भी प्रेशर लेके नहीं की जाती, याद रखना। कि आप प्रेशर ले लो, हाय मम्मी ने कहा तो पढ़ रहे हैं, पापा ने कहा तो पढ़ रहे हैं। कई लोग होते हैं कि कमरा बंद करके पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने का नाटक कर रहे होते हैं, एकदम से मम्मी दरवाजा खोलती है तो फोन छोड़ के फटाफट किताब उठा लेते हैं। होता है, ऐसा होता है ना। तो इस तरह मत पढ़ो, पढ़ाई इंजॉयमेंट। भाई साहब, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 हो गया, कैश रिजर्व रेशियो समझ में आ गई, एसएलआर समझ में आ गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आ गया। शीशे के आगे खड़े होके कर रहे हैं, सिक्योरिटी दी पैसा लिया, सिक्योरिटी दी पैसा लिया, एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, इंजेक्ट लिक्विडिटी। इस तरह के डांस वांस करो, समझ आए, पढ़ाई इंजॉय लेके करो। जा रहे हो भाई साहब,
एकदम मरी हुई शक्ल लेके, हाय सिक्योरिटी क्या होती है, हाय गिल्ट एज क्या होता है, इस तरह नहीं करना। एंजॉय लेना है, पढ़ना है, तभी समझ में आएगा। जो चीज इंजॉयमेंट से करोगे ना, इंटरेस्ट लेके करोगे, मजा लेके करोगे, एकदम चेहरे में खिलखिलाहट होनी चाहिए कि है क्या चीज यार, ये तो मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। कि है क्या इकोनॉमिक्स, 4 तो पेज है, इतना बड़ा दिमाग है मेरा, ये नहीं खत्म होएगा। और आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि इस एग्जाम की सबसे खास बात क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपके सामने आंसर छुपा हुआ है और आपको आंसर बस आइडेंटिफाई करना है। आपने गलती से भी ढंग से पढ़ा है ना थोड़ा बहुत, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, या इसका आंसर तो ये है। आपको बस आइडेंटिफाई करना है, कितनी आसान चीज है यार। आंसर आपके सामने है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। अगर ये नहीं कर सकते तो भाई साहब, चम्मच में पानी डाल के ना, पानी भी ना डालो, थूक डाल के उसमें डूब के मर दो, अगर ये नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलो, स्लो चलो, समझदारी से चलो, इधर उधर की बातों में मत आओ। जो कुछ पूछना है, टीचर तुम्हारे साथ खड़ा है, जब मर्जी कुछ भी मैसेज करो, कुछ भी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड मैसेज करो, कुछ भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो आप बेझिझक, बिना डरे। ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। सो इसकी मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप में, इकोनॉमिक्स के पार्ट 3 की और पार्ट 2 की, जो हमने करवाया था। ओके, पार्ट 2 करवाया था जो। ओके, और जो हमने इकोनॉमिक का इंट्रोडक्शन कराया था। ओके, और जो यूपीएससी का हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, इन तीनों की, चारों की मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, सॉरी पीपीटी सेंड कर दूंगा ग्रुप्स में, ठीक है। तो आई होप कोई डाउट नहीं है आज के लेक्चर में, तो आपकी इजाजत हो तो चलें सर। आई होप कोई डाउट नहीं है, तो इजाजत है आपकी, बताइए बच्चा लोग। ओके 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 ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, ठीक है, फॉर टॉलरेटिंग मी। और हम लोग मिलते हैं सर।